नमस्कार दोस्तों। कविता क्या है निबंध का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले एक वीडियो बना दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का इस रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ तथा रघु वंश के बीच बीच में मिलता है। तो मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का इस रूप में ग्रहण कुमार संभव के आरंभ तथा रघुवंश के बीच बीच में मिलता है। नाटक यद्यपि मनुष्य की भीतरी और बाहरी प्रवृत्ति के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं। तो नाटक किसके लिए लिखे जाते हैं? नाटक मनुष्य की भीतरी और बाहरी प्रवृत्तियों के प्रदर्शन के लिए लिखे जाते हैं। भवभूति अपने मार्मिक एवं तीव्र अंतर्वृत्ति विधान के लिए प्रसिद्ध है। तो भवभूति क्यों प्रसिद्ध है? भवभूति ने उत्तर रामचरित की रचना की थी और भवभूति अपने मार्मिक और तीव्र अंतर्वृत्ति विधान के लिए प्रसिद्ध है। तो पूछा जा सकता है कि अपने मार्मिक और तीव्र अंतर्वृत्ति विधान के लिए प्रसिद्ध कौन है? तो भवभूति है। उत्तर रामचरित के रचयिता कौन है? तो भवभूति है। उत्तर रामचरित में भवभूति ने करुण रस का बहुत शानदार वर्णन किया है। उत्तर रामचरित में कहीं कहीं बाह्य प्रकृति के बहुत ही सांग और संश्लिष्ट खंड चित्र पाए जाते हैं, पर मनुष्यतर बाह्य प्रकृति को जो प्रधानता मेघदूत में मिलती है वह संस्कृत की और किसी काव्य में नहीं। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति को प्रधानता किस ग्रंथ में मिलती है? तो मेघदूत में मिलती है। मेघदूत किसका है? कालिदास का है। और कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय के जिसे विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, गुप्त वंश का शासक था चंद्रगुप्त सेकंड। उसके समय में कालिदास से एक नवरत्न था जिसने मेघदूत की रचना की थी। मनुष्यतर बाह्य प्रकृति की प्रधानता किसमें है? मेघदूत में है। तो किस ग्रंथ में मनुष्यतर बाह्य प्रकृति का सुंदर रूप मिलता है? तो मेघदूत में। किसका है? कालिदास का। वह संस्कृत के और किसी काव्य में नहीं मिलता जो रूप मेघदूत में मिलता है। पूर्व मेघ, ये मेघदूत दो भागों में विभाजित है, जिसका एक भाग है पूर्व मेघ और एक है उत्तर मेघ। तो पूर्व मेघ तो यहां से वहां तक प्रकृति की ही एक मनोहर यानी सुंदर झांकी या भारत भूमि के स्वरूप का ही मधुर ध्यान है। जो इस स्वरूप के ध्यान में अपने को भूलकर कभी कभी मगन हुआ करता है, वह घूम घूम कर वक्तृता दे या न दे, चंदा इकट्ठा करे या न करे, देशवासियों की आमदनी का औसत निकाले या न निकाले, सच्चा देश प्रेमी है। मेघदूत न कल्पना की क्रीड़ा है न कला की विचित्रता। मेघदूत न तो कल्पना की क्रीड़ा है और न ही कला की विचित्रता। यानी मेघदूत जो ग्रंथ है उसमें ना ही तो कल्पना की यानी अतिशयता है, अत्यधिक कल्पना भी नहीं की गई है, इतना काल्पनिक भी नहीं है, और ना ही कला की विचित्रता दिखाई गई है। वह है प्राचीन भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि। यानी भारत के सबसे भावुक हृदय की अपनी प्यारी भूमि की रूप माधुरी पर सीधी सादी प्रेम दृष्टि ही का वर्णन किया गया। किसमें? मेघदूत में। अंततः रूपों में प्रकृति हमारे सामने आती है। तो प्रकृति हमारे सामने कहीं मधुर रूप से सुसज्जित होती है या सुंदर रूप में, कहीं रूखे रूप में, कहीं बेडोल, कहीं कर्कश रूप में, कहीं भव्य विशाल या विचित्र रूप में, तो कहीं उग्र, तो कहीं पे कराल या भयंकर रूप में दिखाई देती हैं। सच्चे कवि का हृदय उसके इन सब रूपों में लीन होता है। जो सच्चा कवि होता ना, उसका हृदय इन जो ऊपर बताए गए इन सभी रूपों में लीन होता है, क्योंकि उसके अनुराग यानी प्रेम का कारण अपना खास सुख भोग नहीं, बल्कि चीर यानी लंबे समय से साहचर्य द्वारा प्रतिष्ठित वासना है, जो केवल परफुल्ल परसुन
प्रसार के सौरभ संचार, मकरंद लोलुप, मधुप गुंजार, कोकिल कुंजित निकुंज और शीतल सुख सप्रस समीर इत्यादि की ही चर्चा किया करते हैं। वे विषय या भोग लिप्सु है। शुक्ल जी क्या कहते हैं, जो केवल परफुरल परसुन, प्रसार के सौरभ संचार, मकरंद के लोलूप, मधुप गुंजार भंवरों की गुंजन, कोयलों का कुंजन, निकुंज शीतल सुख सप्रस वायु इत्यादि की ही चर्चा करते हैं। वे विषय या फिर भोगलिप्सु होते हैं। इसी प्रकार जो केवल मुक्ताभास, हिम बिंदु मंडित, मर्कताब, साद्वल जाल, अत्यंत विशाल गिरि शिखर से गिरते हुए जलप्रपात के गंभीरता से उठी हुई शिखर निहारिका के बीच विविध वर्ण स्फुरण की विशालता, भव्यता और विचित्रता में ही अपने हृदय के लिए कुछ पाते हैं। वे तमाशबीन हैं, तमाशा देखने वाले हैं, सच्चे भावुक या सहृदय नहीं है। प्रकृति के साधारण असाधारण सब प्रकार के रूपों में रमाने वाले वर्णन हमें वाल्मीकि, कालिदास, भवभूति आदि संस्कृत के प्राचीन कवियों में मिलते हैं। यानी सच्चे भावुक हृदय नहीं है जो ऐसे तमाशबीन होते हैं। प्रकृति के साधारण और असाधारण सभी प्रकार के रूपों में रमाने वाले वर्णन हमें कहाँ पर मिलते हैं, तो वाल्मीकि की रामायण में, कालिदास के साहित्य में और भवभूति के साहित्य में। पिछले खेमे के कवियों में मुक्तक रचना में तो अधिकतर प्राकृतिक वस्तुओं का अलग अलग उल्लेख मात्र उद्दीपन की दृष्टि से किया गया है। प्रबंधन रचना में जो थोड़ा बहुत संश्लिष्ट चित्रण किया है वह प्रकृति की विशेष रूप विभूति को लेकर ही किया गया है। अंग्रेजी के पिछले कवियों में अगर देखें तो वर्ड्सवर्थ की दृष्टि सामान्य चीर परिचित, सीधे साधे, प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर रहती थी। अंग्रेजी राइटर है वर्ड्सवर्थ। अगर इनकी दृष्टि की बात करें तो सामान्य जो लंबे समय से परिचित है, सीधे साधे, प्रशांत और जो मधुर दृश्य है उनकी तरफ दृष्टि रही थी किसकी, वुडवर्थ की। बात करें शैली की तो शैली भी एक अंग्रेज विद्वान है जिसकी दृष्टि है वो असाधारण, भव्य और विशाल की ओर रही है, विशालता की ओर रही है, विशाल की ओर रही है। तो शैली की दृष्टि किस ओर रही है, असाधारण, भव्य और विशाल की ओर। असाधारण, भव्य और विशाल की ओर दृष्टि किसकी रही, शैली की। सामान्य चीर परिचित, सीधे साधे, प्रशांत और मधुर दृश्यों की ओर किसकी दृष्टि रही, वर्ड्सवर्थ की। साहचर्य संभूत रस के प्रभाव से सामान्य सीधे साधे चीर परिचित दृश्यों में कितने माधुर्य की अनुभूति होती है। पुराने कवि कालिदास ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त तुरंत की ज्योति हुई धरती तथा उसके पास बिखरी हुई भोली चितवन वाली ग्राम वनिताओं में, साफ सुथरे ग्राम चैत्यों और कथा कोविंद ग्राम वृद्धों में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया गया है। तो कालिदास जी ने वर्षा के प्रथम जल से सिक्त यानी सिंची हुई, तुरंत ही ज्योति हुई धरती जिसके पास बिखरी हुई है भोली चितवन, भोली नजर वाली ग्राम वनिता, ग्राम की नारियां जो साफ सुथरे ग्राम चैत्यों और कथा कोविंद ग्राम वृद्धों में इसी प्रकार के माधुर्य का अनुभव किया था। किसने, कालिदास जी ने। आज भी इसका अनुभव लोग करते हैं, ऐसा नहीं है कि आज भी लोग इनका अनुभव नहीं करते हैं। बाल्य या कुमार अवस्था में जिस पेड़ के नीचे हम अपनी मंडली के साथ बैठा करते थे, चिड़चिड़ी बुढ़िया, कौन सी बुढ़िया है, चिड़चिड़ी बुढ़िया की जिस झोंपड़ी के पास से होकर हम आते और जाते थे, उसकी मधुर स्मृति हमारी भावना को बराबर लीन किया करती है। बुढ़ी की झोंपड़ी में न कोई चमक दमक थी, न कला कौशल का वैचित्र्य। मिट्टी की दीवारों पर फूस का छप्पर पड़ा था। नींव के किनारे चढ़ी हुई मिट्टी पर सत्यानाशी के नीलाभ हरित कंटीले कटावदार पेड़ खड़े थे। तो चिड़चिड़ी बुढ़िया की जो झोंपड़ी थी उसके पास में सत्यानाशी के नीली आभा वाले हरित कंटीले और कटावदार पेड़ खड़े थे जिनके पिल्ले फूलों के गोल संपुटों के बीच लाल लाल बिंदियां झलकती थी। क्या झलकती थी,
लाल लाल बिंदियां। सारांश ये है कि केवल असाधारणता की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है, कि हमें तो असाधारण ही मिल जाए तो ये कोई सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं होती है। तो कवि क्या कहता है कि केवल असाधारणता की रुचि सच्ची सहृदयता की पहचान नहीं है। शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिसमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब तक वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती थी, वे ही पूरे सहृदय भावुक कहे जा सकते हैं। शुक्ल जी के अनुसार सच्चे सहृदय भावुक किसे कहा जा सकता है? जो शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ, कौन सी भावना? शोभा और सौंदर्य की भावना के साथ जिसमें मनुष्य जाति के उस समय के पुराने सहचरों की वंश परंपरागत स्मृति वासना के रूप में बनी हुई है, जब वह प्रकृति के खुले क्षेत्र में विचरती हैं, भ्रमण करती हैं, वे ही पूरे सहृदय भावुक कहे जा सकते हैं। वन्य और ग्रामीण दोनों प्रकार के जीवन प्राचीन हैं। दोनों पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, नदी नालों और पर्वत मैदानों के बीच व्यतीत होते हैं, अतः प्रकृति के अधिक रूपों के साथ संबंध रखते हैं। हम पेड़ पौधों और पशु पक्षियों से संबंध तोड़कर बड़े बड़े नगरों में आ बसे, पर उनके बिना रहा नहीं जाता। हम उन्हें हर वक्त पास न रखकर एक घेरे में बंद करते हैं और कभी कभी मन बहलाने के लिए उसके पास चले जाते हैं। हमारा साथ उनसे भी छोड़ते नहीं बनता। कबूतर हमारे घर के छज्जे के नीचे सुख से सोते हैं। गुरैया हमारे घर के भीतर आ बैठते हैं। बिल्ली अपना हिस्सा या तो म्याऊं म्याऊं करके मांगती है या चोरी से ले जाती है। कुत्ते घर की रखवाली करते हैं और वासुदेव जी कभी कभी दीवार फोड़कर निकल ही पड़ते हैं। बरसात के दिनों में जब सुर्खी चुनने की कड़ाई यानी कठोरता की परवाह न कर हरी हरी घास पुरानी छत पर निकलने लगती है, तब हमें उसके प्रेम का अनुभव होता है। वह मानो हमें ढूंढती हुई आती है और कहती है कि तुम हमसे क्यों दूर दूर भागे फिरते हो। जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं। आगे शुक्ल जी क्या कहते हैं कि जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं, उनमें उस रागात्मक सत्व की कमी होती है। किसकी शक्ति होती है? सत्व की कमी होती है, रागात्मक सत्व की कमी होती है। यानी जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री अपने शारीरिक सुविधाओं के लिए प्रकृति में घुमा फिरा करता है, उन्हें ढूंढा करता है, उसमें रागात्मक सत्व की कमी होती है। जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय के व्यापकता का आभास देता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव के अंतर्भूत है। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय भी इस सत्व रस के प्रभाव से पहुंचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है और इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं हो सकती। मार्मिक तथ्य की बात करें, मनुष्यतर प्रकृति के बीच के रूप व्यापार कुछ भीतरी भावों या तथ्यों की व्यंजना करते हैं। पशु पक्षियों के सुख दुख, हर्ष विषाद, राग द्वेष, तोष क्षोभ, कृपा क्रोध इत्यादि भावों की व्यंजना जो उनकी आकृति चेष्टा शब्द आदि से होती है, वह तो प्राय बहुत प्रत्यक्ष होती है। कवियों को उन पर अपने भावों का आरोप करने की आवश्यकता प्राय नहीं होती। तथ्यों का आरोप या संभावना अलबत्ता वे कभी कभी किया करते हैं, पर इस प्रकार का आरोप कभी कभी कथन को काव्य के क्षेत्र से घसीटकर सूक्ति या सुभाषित के क्षेत्र में डाल देता है। जैसे कव्य सवेरा होते ही क्यों चिल्लाने लगते हैं? वे समझते हैं कि सूर्य अंधकार का नाश करता बढ़ा आ रहा है, कहीं धोखे से हमारा विनाश न कर दे। यह सूक्ति मात्र है, काव्य नहीं। जहां तथ्य केवल आरोपित या संभावित रहते हैं, वहां वे अलंकार रूप में रहते हैं। पर जिन तथ्यों का आभास हमें पशु पक्षियों के रूप, व्यापार या परिस्थिति में ही मिलता है, वे हमारे भावों के विषय वास्तव में हो सकते हैं। मनुष्य
सारी पृथ्वी छेंकता चला जा रहे हैं, जंगल कट कट कर खेत, गांव और नगर बनते चले जा रहे हैं, पशु पक्षियों का भाग छिनता चला जा रहा है, उनके सब ठिकानों पर हमारा निष्ठुर अधिकार होता चला जा रहा है। वे कहाँ जाए? कुछ तो हमारी गुलामी करते हैं, कुछ हमारी बस्ती के भीतर या आसपास में रहते हैं और छीन झपट कर अपना हक ले जाते हैं। हम उनके साथ बराबर ऐसा ही व्यवहार करते हैं, मानो उन्हें जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। इन तथ्यों का सच्चा आभास हमें उनकी परिस्थितियों से मिलता है। अतः उनमें से किसी की चेष्टा विशेष में इन तथ्यों की मार्मिक व्यंजना की प्रतीति काव्यानुभूति के अंतर्गत होगी। यदि कोई बंदर हमारे सामने से कोई खाने पीने की चीज़ उठा ले जाए और किसी पेड़ के ऊपर बैठा बैठा हमें घुड़की दे, तो काव्य दृष्टि से हमें ऐसा मालूम हो सकता है कि देते हैं गुड़की यह अर्थ ओज भरी हरी, हरी यानी बंदर, देते हैं गुड़की यह अर्थ ओज भरी हरी, जीने का हमारा अधिकार क्या न गया रहे, पर प्रतिशोध के प्रसार बीच तेरे नर, प्रतिशोध के प्रसार बीच तेरे नर, क्रीड़ामय जीवन उपाय है हमारा यह, क्रीड़ामय जीवन उपाय है हमारा यह, दानी दानी जो हमारे रहे वे भी उदास तेरे हुए, दानी जो हमारे रहे वे भी उदास तेरे हुए, उनकी उदारता भी सकता नहीं तू सह, फूली फली उनकी उमंग उपकार की तू, छेंकता है जाता हम जाएं कहाँ तू ही कहे। पेड़ पौधों, लता, गुलम आदि भी इसी प्रकार के कुछ भावों या तथ्यों की व्यंजना करते हैं जो कभी कभी कुछ गूढ़ होती है। सामान्य दृष्टि भी वर्षा को जड़ी के पीछे उनके हर्ष और उल्लास को, ग्रीष्म के प्रचंड आतप यानी धूप में उनकी स्थिरता और मलानता को, शिशिर के कठोर शासन में उनकी दीनता को, मध्यकाल में उनके रसोन्माद को, उमंग और हास को, प्रबल वात के वायु के झंकोरों में उनकी विकलता को, प्रकाश के प्रति उनकी ललक को देख सकती हैं। इसी प्रकार भावुकों के समक्ष वे अपनी रूप, चेष्टा आदि द्वारा कुछ मार्मिक तथ्यों की भी व्यंजना करते हैं। हमारे यहाँ के पुराने अन्योक्तिकारों ने कहीं कहीं इस व्यंजना की ओर ध्यान दिया है। कहीं कहीं का मतलब यह है कि कहीं बहुत जगह उन्होंने अपनी भावनाओं का आरोप किया है। उनकी रूप, चेष्टा या परिस्थिति से तथ्य चयन नहीं, पर उनकी विशेष परिस्थितियों की ओर भावुकता से ध्यान देने पर बहुत से मार्मिक तथ्य सामने आते हैं। कोसों तक फैले कड़ी धूप में तपते मैदान के बीच एक अकेला वट वृक्ष दूर तक छाया फैलाए खड़ा है। हवा के झोंकों से उनकी टहनियां और पत्ते हिल हिलकर मानो बुला रहे हैं। हम धूप से व्याकुल होकर उसकी ओर बढ़ते हैं, देखते हैं उसकी जड़ के पास एक गाय बैठी आंखें मूंदे जुगाली कर रही है। हम लोग भी उसी के पास आराम से जा बैठते हैं। इतने में एक कुत्ता जीभ बाहर निकाले हाँफता हुआ उस छाया के नीचे आता है और हम में से कोई एक उठकर उसे छड़ी लेकर भगाने लगता है। इस परिस्थिति को देख हम में से कोई भावुक पुरुष उस पेड़ को इस प्रकार संबोधन करे तो कर सकता है, काया की न छाया यह केवल तुम्हारी द्रुम, काया की न छाया यह केवल तुम्हारी द्रुम यानी पेड़, अंतस के मर्म का प्रकाश यह छाया है, अंतस के मर्म का प्रकाश यह छाया है, बरी है इसी में वह स्वर्ग स्वपन धारा अभी, बरी है इसी में वह स्वर्ग स्वपन धारा अभी, जिसमें न पूरा पूरा नर बह पाया है। शांति सार शीतल प्रसार यह छाया धन्य, प्रीति सा पसारे इसे कैसी हरी काया है, प्रीति सा पसारे इसे कैसी हरी काया है। हे नर तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख, हे नर तू प्यारा इस तरु का स्वरूप देख, देख फिर घोर रूप तूने जो कमाया है। ऊपर नर क्षेत्र और मनुष्यतर सजीव सृष्टि के क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। ऊपर नर क्षेत्र और मनुष्यतर सजीव सृष्टि के क्षेत्र का उल्लेख हुआ है। काव्य दृष्टि कभी तो इन पर अलग अलग रहती है और कभी समष्टि रूप में समस्त जीवन क्षेत्र पर। कहने की आवश्यकता नहीं कि विभिन्न
दृष्टि की विच्छिन्न दृष्टि की अपेक्षा समष्टि दृष्टि में अधिक व्यापकता और गंभीरता रहती है। काव्य का अनुशीलन करने वाले मात्र जानते हैं कि काव्य दृष्टि सजीव सृष्टि तक ही बद्ध नहीं रहती, वह प्रकृति के उस भाग की ओर भी जाती है जो निर्जीव या जड़ कहलाता है। भूमि, पर्वत, चट्टान, नदी, नाले, टिले, मैदान, समुद्र, आकाश, मेघ, नक्षत्र इत्यादि की रूप गति आदि से भी हम सौंदर्य, माधुर्य, भीषणता, भव्यता, विचित्रता, उदासी, उदारता, संपन्नता आदि इत्यादि की भावना प्राप्त करते हैं। कड़कड़ाती धूप के पीछे उमड़ती हुई घटा की श्यामल स्निग्धता और शीतलता का अनुभव मनुष्य क्या पशु पक्षी पेड़ पौधों तक करते हैं। अपने इधर उधर हरी भरी लहलाती प्रफुल्लता का विधान करती हुई नदी की अविराम जीवन धारा में हम द्रवीभूत औदार्य का दर्शन करते हैं। पर्वत की ऊंची चोटियों में विशालता और भव्यता का वात, विलोड़ित जल प्रसार में क्षोभ और आकुलता का विकीर्ण घन खंड मंडित रसिम रंजित सांध्य दिगंचल में चमत्कारपूर्ण सौंदर्य का ताप से तिलमिलाती धारा पर धूल झोंकते हुए अंधड़ के प्रचंड झोंकों में उगड़ता और उच्च श्रृंखलता का बिजली की कंपाने वाली कड़क और ज्वालामुखी के ज्वलंत स्फोट में भीषणता का आभास मिलता है। ये सब विश्व रूपी महाकाव्य की भावनाएं या कल्पनाएं हैं। स्वार्थ भूमि से परे पहुंचे हुए सच्चे अनुभूति योगी या कवि इनके दृष्टा मात्र होते हैं, जो केवल अपने विलास या शरीर सुख की सामग्री ही प्रकृति में ढूंढा करते हैं। उनमें रागात्मक सत्व की कमी होती है, जो व्यक्त सत्ता मात्र के साथ एकता की अनुभूति में लीन करके हृदय की व्यापकता का आभास देता है। संपूर्ण सत्ताएं एक ही परम सत्ता और संपूर्ण भाव एक ही परम भाव तक अंतर्भूत है। अतः बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है बुद्धि की क्रिया से हमारा ज्ञान जिस अद्वैत भूमि पर पहुंचता है, उसी भूमि तक हमारा भावात्मक हृदय रस के प्रभाव से पहुंचता है। इस प्रकार अंत में जाकर दोनों पक्षों की वृत्तियों का समन्वय हो जाता है और इस समन्वय के बिना मनुष्यत्व की साधना पूरी नहीं होती। जड़ जगत के भीतर पाए जाने वाले रूप, व्यापार या परिस्थितियां अनेक मार्मिक तथ्यों की व्यंजना करती हैं। जीवन के तथ्यों के साथ उनके साम्य या बहुत अच्छा मार्मिक उद्घाटन कहीं कहीं हमारे यहाँ के अन्योक्तिकारों ने किया है। जैसे इधर नक्षत्र के बीच देखते हैं तो सुख, समृद्धि और संपन्नता की दशा में दिन रात घेरे रहने वाले, स्तुति का खासा कोलाहल खड़ा करने वाले, विपत्ति और दुर्दिन में पास नहीं फटकते। उधर जड़ जगत के भीतर देखते हैं तो भरे हुए सरोवर के किनारे जो पक्षी बराबर कलरव करते रहते हैं, वे उनके सूखने पर अपना अपना रास्ता लेते हैं। कोलाहल सुनी खगन के सरवर जनी अनुरागी, ये सब स्वार्थ के सखा दुर्दिन देह त्यागी। ये सब स्वार्थ के सखा, दुर्दिन यानी बुरे दिन, देह त्यागी। दुर्दिन देह त्यागी तोय तेरो जब जहे, दुर्दिन देह त्यागी तोय तेरो जब जहे, द्रहिते तजी आस पास कोई नहीं एह। इस प्रकार सूक्ष्म और मार्मिक दृष्टि वालों को और गूढ़ व्यंजना भी मिल सकती हैं। अपने इधर उधर हरियाली और प्रफुल्लता का विधान करने के लिए यह आवश्यक है कि नदी कुछ काल तक एक बंधी हुई मर्यादा के भीतर बहती रहे। वर्षा की उमड़ी हुई उच्च श्रृंखलता में पोषित हरियाली और प्रफुल्लता का धौमस सामने आता है, पर यह उच्च श्रृंखलता और दवखंस अल्पकालिक होता है और इसके द्वारा आगे के लिए पोषण की नई शक्ति का संचय होता है। उच्च श्रृंखलता नदी की स्थायी वृत्ति नहीं है। नदी के इस स्वरूप के भीतर सूक्ष्म मार्मिक दृष्टि लोक गति के स्वरूप का साक्षात्कार करती हैं। लोक जीवन की धारा जब एक बंद मार्ग पर कुछ काल तक अबाध गति से चलने पाती है, तभी सभ्यता के किसी रूप का पूर्ण विकास और उसके भीतर सुख शांति की प्रतिष्ठा होती है। जब जीवन प्रवाह क्षीण और शाक्त पड़ने लगता है और गहरी विषमता आने लगती है, तब नई शक्ति का प्रवाह फूट पड़ता है, जिसमें वेग की उच्छृंखलता के सामने बहुत कुछ
दवेश भी होता है, पर यह उच्च श्रृंखल वेग जीवन का या जगत का नित्य स्वरूप नहीं है। पहले कहा जा चुका है कि नर क्षेत्र के भीतर बद्ध रहने वाली काव्य दृष्टि की अपेक्षा संपूर्ण जीवन क्षेत्र और समस्त चराचर के क्षेत्र से मार्मिक तथ्यों का चयन करने वाली दृष्टि उत्तरोत्तर अधिक व्यापक और गंभीर कही जाएगी। जब कभी हमारी भावना का प्रसार इतना विस्तीर्ण और व्यापक होता है कि हम अनंत व्यक्त सत्ता के भीतर नर सत्ता के स्थान का अनुभव करते हैं, तब हमारी पार्थक्य बुद्धि का परिहार हो जाता है। उस समय हमारा हृदय ऐसी उच्च भूमि पर पहुंचा रहता है जहां उसकी वृत्ति प्रशांत और गंभीर हो जाती है। उसकी अनुभूति का विषय ही कुछ बदल जाता है। तथ्य चाहे नर क्षेत्र के ही हो चाहे अधिक व्यापक क्षेत्र के, कुछ प्रत्यक्ष होते हैं और कुछ गूढ़। जो तथ्य हमारे किसी भाव को उत्पन्न करे उसे उस भाव का आलंबन कहना चाहिए। ऐसे रसात्मक तथ्य आरंभ में ज्ञानेंद्रियां उपस्थित करती हैं, फिर ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्राप्त सामग्री से भावना या कल्पना उसकी योजना करती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि ज्ञान ही भाव में संचार के लिए मार्ग खोलता है और प्रसार के भीतर ही भाव प्रसार होता है। आरंभ में मनुष्य की चेतन सत्ता अधिकतर इंद्रिय ज्ञान की समष्टि के रूप में ही रही है। फिर ज्यों-ज्यों अंतःकरण का विकास होता गया और सभ्यता बढ़ती गई, त्यों-त्यों मनुष्य का ज्ञान बुद्धि व्यवसात्मक होता गया। ज्ञान बुद्धि है वो व्यवसात्मक होता गया। अब मनुष्य का ज्ञान क्षेत्र बुद्धि व्यवसात्मक या विचारात्मक होकर बहुत ही विस्तृत हो गया है। अतः उसके विस्तार के साथ हमें अपने हृदय का विस्तार भी बढ़ाना पड़ेगा। विचारों की क्रिया से वैज्ञानिक विवेचन और अनुसंधान द्वारा उद्घाटित परिस्थितियों और तथ्यों के मर्म संस्पर्शी पक्ष का मूर्त और सजीव चित्रण भी उसका इस रूप में प्रत्यक्षीकरण भी की वह हमारे किसी भाव का आलंबन हो सके। कवियों का काम और उच्च काव्य का एक लक्षण होगा। कहने की आवश्यकता नहीं है कि इन तथ्यों और परिस्थितियों के मार्मिक रूप न जाने कितनी बातों की तह में छिपे होंगे, काव्य और व्यवहार अगले पार्ट में देखा। ओके।